बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नमरा तारिक और मैं हूं हुसैन लियाकत। आज इस्लामाबाद में बारिश हुई और बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं वो खिलखिला रही हैं। इस्लामाबाद का जो सरसब्ज व शादाब पहाड़ हैं वो इस वक्त और प्यारे हो चुके हैं। सुबह 5 बजे से अभी तक बड़ी ही धुआंधार बारिश हो 5 रही है। बजे से हो रही है, रात 3 बजे से हो रही है। नहीं, सुबह 5 बजे से आई फील लाइक इस्लामाबाद में। 3 बजे, एनी हाउ जितने बजे से भी हो रही है। अभी का मौसम बहुत अच्छा है। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में भी, और एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आज की वैसे वाकई उम्मीद गुड करते हैं मॉर्निंग कि है। आप आज की मौसम एंजॉय कर वाकई रहे गुड होंगे। मॉर्निंग है ज़्यादातर इलाकों में, ज़्यादातर शहरों में, क्योंकि बारिश हो रही है। सो तमाम तर लोग इस वक्त एंजॉय भी कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपके मेरे हम सब के फेवरेट और मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कबर साहब भी हनी ट्रैप हो गए। ये खबर कल ज़रूर आपने देखी होगी अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, टीवी स्क्रीन्स पर। सो ड्रामा निगार और मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को आमना उरूज नामी खातून ने ड्रामा बनाने का झांसा देकर उनको अपने घर बुलाया, और खलीलुर रहमान साहब चले भी गए। रात के 4 बजे का वक्त वो बता रहे हैं। और घर पहुंचने पे क्या हुआ? घर पहुंचने पे ये हुआ कि वो अभी कमरे में बैठे ही थे। हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए, आई एम सॉरी। वो अभी कमरे में बैठे ही थे कि 7 से 8 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और खलीलुर रहमान की आंखों पर पट्टी बांधी, फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, कोई 1 करोड़ रुपए का मुतालिबा भी किया। उनको जब गाड़ी में उन्होंने बिठा लिया, फिर गन पॉइंट पर उनसे उनका ATM कार्ड वगैरह, उनका वॉलेट वगैरह सब ले लिया, मोबाइल फ़ोन ले लिया। और उन्होंने ये भी कहा है खलीलुर रहमान ने कि 2,60,000 की उससे ज़्यादा की कोई रकम वो उन्होंने विदड्रॉ भी करवाई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखिए कि असला चेक कीजिए कि जिस तरह का असला है, मतलब मुझे लगता है कि वो जंग लड़ने जा रहे थे खलीलुर रहमान कमर साहब। लेकिन यहाँ पे बात ये बनती है कि रात को 12-1 बजे अगर आपको कोई राब्ता करे, आप अगर कोई लड़की बहुत और आप बड़े उसके घर चले जाते हैं। राइटर भी हों, लड़की हो या लड़का हो, चले वो निमरा ने तो लड़की कह दी, लेकिन आप अगर बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी हैं, तो रात 12-1 बजे आप अननोन लोगों के घर ना जाइए। नहीं तो ये जो खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ हुआ ये आपके साथ भी हो और सकता है। कल इनकी एक और वीडियो भी बहुत वायरल थी पुरानी, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर मैं इक्वालिटी पे यकीन नहीं रखता, अगर कोई लड़की है और वो बराबरी में आना ही है, तो वो फिर आपने 5-6 लड़कियों का ग्रुप बने और वो करें, अगवा करें। तो वो हकीकत कर दिखाया ये खातून ने, उन्होंने अगवा कर भी लिया। लेकिन लड़कियों के खिलाफ ये काफी ज्यादा खुल के बोलते थे, तो इनका जो मौजू होता है हमेशा वो होता ही औरत है। तो अभी फिर काफ़ी सारी औरतें जो हैं, वो हमने जहाँ तक देखा, जहाँ तक सुना, वो ये है कि वो इस खबर पे इतनी कोई अफसरदा नहीं हुई। बहरहाल ये बड़ी खबर थी। और आमना उरूज, यही नाम था राइट, आमना उरूज नामी खातून ने वो कर दिखाया जिसका मुतालबा खलीलुर रहमान ने खुद किया था। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर में ट्राम सर्विस की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में पंजाब हुकूमत ने जो ट्राम सर्विस है उसको शुरू करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने LDA में एक मीटिंग हुई जहां पे ये मंजूरी दी गई। बेसिकली जो ट्राम सिस्टम है ये चीन से मुतासिर होने के बाद और साथ ही जो दूसरे मुल्क है वहाँ से मुतासिर होने के बाद ये यहाँ पे लाया गया। आई थिंक फिनलैंड भी शामिल है। और ये 11 किलोमीटर तवील एक ट्राम का सफ़र होगा जिसमें तकरीबन 10 स्टॉप्स होंगे। और इन 10 स्टॉप्स में सबसे जो स्पेशल स्टॉप है निमरा, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में इससे पहले तक जो भी मेट्रो सर्विस थी, ट्राम सर्विस थी, वो उससे बहुत ज़्यादा दूर होती थी। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में इसको उसके करीब करने का मकसद यही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं। क्रिकेट के शायकीन के लिए ये ट्राम सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी। लेकिन अभी तक इसका जो किराया है वो मुतय्यन नहीं किया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 27 अरब रुपए। लेकिन असलन ये जो खबर आप शेयर कर रहे हैं, इस पर एक मेरा मासूमाना सवाल है। वो ये कि ट्राम तो मतलब बिजली से इसने चलना है ना, तो वो फिर बिजली तो आपके पास है नहीं, बिजली तो हमारे पास पंखा चलाने के लिए नहीं होती। तो ये सर्विस और ये जो मॉडल तैयार किया जा रहा है, बिजली हमेशा तो महंगी रहेगी नहीं, आखिरकार सस्ती होनी है। कल आपने प्रोग्राम किया 2 घंटे IPPs के ऊपर बात की। IPPs को अगर खत्म कर दिया गया तो हो सकता है कि सस्ती भी हो जाए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाएगा, मतलब बिजली का शॉर्टफॉल तो है ना। शॉर्टफॉल तो जो गर्मियों में है वो तकरीबन 1-2 हज़ार मेगावाट का, उससे ज्यादा शायद फिर ये सर्विस बंद रहेगी। नहीं, गवर्नमेंट किया ना, तो वो कहीं ना कहीं से किसी IPPs से ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्योंकि वैसे खुद भी IPPs में तो उनके अपने ही है, खुद ही कारोबार कर रहे हैं, तो सियासी शख्सियात उसमें शामिल हैं, तो वैसे ये बात भी ठीक है। खैर आगे बढ़ते, आपके साथ कोई और खबर भी शेयर करते हैं। कराची पोर्ट में अबू धाबी पोर्ट्स की $250 मिलियन की सरमायाकारी। अबू धाबी पोर्ट्स ने कराची पोर्ट में अगले 10 सालों में $250 मिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा बनाया। ये सरमायाकारी
बर्थ की तोसी, टर्मिनल की अपग्रेडेशन और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान वफ़द ने जो है वो टर्मिनल में बेहतरियों पर रोशनी डाली, फिर उसमें एक्स कंट्रोल, खुदकार गेट्स, 200 मीटर बर्थ की तोसी, ट्रेन रेल ट्रैक और मजमूई इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट शामिल है। और ये सारे उमूर जो है इन तमाम तर मौज़ूआत पे बातचीत हुई। जी हाँ, ये अपग्रेड 1,20,000 टन तक कार्गो जहाज़ों को एडजस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे पोर्ट पर मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा और ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। और यकीनी तौर पर जो थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है, आपने ये नहीं देखना कि ये मिलियंस में है, ये बिलियंस में भी हो सकती है, ये ट्रिलियंस में भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इस सिचुएशन में इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हेल्दी है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। बिल्कुल ठीक। एक और मासूमाना सवाल है। जी जी, आज आप मासूमाना सवाल कर रही हैं। एक और वसीम मासूमाना, बादामी का शो तो नहीं देखा आज आपने? मैंने वैसे वो भी देखा ही है लेकिन एक और मासूमाना सवाल ये कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ हस्बैंड बनते हैं या कोई आते भी हैं? मतलब ये खबर आई, उसके बाद फिर हम भी तो इतनी खबरें डेली बेसिस पे हमारे पास आ रही थी, हम भूल जाते हैं कि हमने कल क्या किया था। एग्जैक्टली। तो ये प्रोजेक्ट्स क्या सिर्फ आते हैं वो खबरों नहीं, की वैसे हद ये तक या- एमओयूज साइन होते हैं, उसके बाद पूरे पूरे डिपार्टमेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो सिर्फ साइन किया होगा, लेकिन वो जो पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है, वो जो डिपार्टमेंट हैं, वो सारे के सारे इसके ऊपर फिर उसके बाद इसकी लुक आफ्टर करते हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे ये बन जाते कुछ हैं। प्रोजेक्ट्स अगर 200 अनाउंस होते हैं तो उनमें से 50 शायद पूरे भी हो जाते हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही चलिए, है। अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी, और एलॉन मस्क के हवाले से बात करेंगे। उनका एआई फैशन शो, Good. एक्स, स्पेस Very एक्स good. और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क का एक वीडियो के साथ एआई फैशन शो का ऐलान। वीडियो में मुख्तलिफ शख्सियात को मुनफरिद लिबास में रनवे पर पेश करते हुए देखा गया। गॉड, ये इसमें वैसे नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, नायब सदर जो हैं अमरीकी वो भी शामिल, अमरीकी सदर जो बाइडेन भी शामिल हैं, डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं, बाराक ओबामा शामिल हैं। तो ये तो मतलब कुछ नया ही हो रहा है भाई। और वज़ीर आज़म मोदी को स्टाइलिश जो है सन ग्लासेस पहनाए गए, सफ़ेद जूते पहनाए गए और जो उसके उनका अलावा लिबास था। हाँ, बड़े शौक किस्म के लिबास हैं। हाँ, उनका जो लिबास है, बाइडेन को जो है वो व्हील चेयर पे दिखाया गया और मस्क जो है वैसे भी वो वो खुद बेचारे टेस्ला व्हीलचेयर में ही एक्स थे। थीम वाले सुपर हीरो के लिबास में नमूदार हुए। आपने क्या कहा? वैसे अगर पाकिस्तान में ऐसा हो तो आप किस किस को इस शो में देखना चाहती हैं और किस ड्रेस में देखना चाहती मौलाना हैं? फजलुर रहमान सबसे पहले। हाँ, और उन्हीं की वही पगड़ी और सारा सिस्टम। नहीं, पगड़ी तो वो तो फिर यूजुअल है ना, कुछ हाँ। डिफरेंट होना चाहिए। उनकी पगड़ी उनको उतार क्या देनी मॉडर्न चाहिए। मॉडर्न मौलाना पगड़ी दिखाना उतार चाहती हैं? देना इज डिफरेंट इन हिज केस। हाँ। नवाज शरीफ होने चाहिए उसमें और बिलावल भी होने चाहिए। ठीक। हाँ, तो काफ़ी सारी शख्सियात हमारी भी हैं जो कि आ सकती हैं इस रनवे पे और वो परफॉर्म। ठीक हो गया जी, निमरा कहती हैं तो फिर मान लेते हैं और अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि बहुत सारे अमरीकी सदूर ऐसे हैं जिन्होंने इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान किया, लेकिन हाल ही में जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद हम आपको बताते हैं कि वो कौन से अमरीकी जो सदर हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है कि दस्तबरदारी की। लेकिन जो बाइडन क्योंकि 1968 के बाद मौजूदा सदर हैं जिन्होंने सदारती दौर से दस्तबरदारी इख्तियार की। इट्स क्वाइट ए लॉन्ग टाइम कि आप तकरीबन 40-45 साल बाद कोई ऐसा सदर देख रहे हैं अमेरिकन हिस्ट्री का जिसने इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान किया। और जो बाइडन 2024 के इंतखाबात से पीछे हटने वाले पहले सदर हैं। ताहम माजी में भी कई ऐसे सदूर हैं जिन्होंने अवामी हिमायत में कमी के बाद सदारती इंतखाबात से दस्तबरदारी इख्तियार की थी। बड़ा ये ग्रेसफुल सा अमल है एक। सो हमारे यहाँ तो ऐसा कभी होता नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर इख्तियार आ जाता है वो 5 साल के लिए लड़ती रहती है दूसरी जमात की, आपने धांधली की है, आपने धांधली की है ना, उस पर कभी कोई अमल दरामद होता है और ना उसके अलावा कुछ और होता है। खैर, ये जो बाइडन इज द एग्जाम्पल कि जिन्होंने ये ग्रेस दिखाई एक बार से और उन्होंने जो है इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। 1968 में बी जॉनसन अमेरिका के सदर थे जो कि आखिरी सदर थे जो बाइडन से पहले जिन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। फिर हैरी एस ट्रूमैन ने 1952 में इन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया और उसके बाद डिफरेंस देखिए कि 1884 में चेस्टर आर्थर ने दस्तबरदारी का ऐलान किया। 1868 में एंड्रयू जॉनसन ने भी किया था। 1856 की अगर बात की जाए तो फ्रैंकलिन पियर्स ने किया था। 1852 में मिलर्ड फिल्मोर ने किया था। इसी तरह की कुछ तारीखें हैं। जॉन टाइलर ने भी किया था 1844 में। ये सदूर जो है मुख्तलिफ अदवार में अवामी हिमायत में, क्योंकि ज़्यादा वजह जो बताई जाती है वो ये कि अवामी हिमायत में कमी की वजह से ये सदारती दौर से हमेशा पीछे हटे। ये जो सदूर जिनके हमने नाम गिने, इनकी मिसालें हमें ये बताती हैं कि सदारती मनसब पर होने के बावजूद भी अवामी तायद की अहमियत हमेशा बरकरार रहती है और ये अवाम की चॉइस जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो आपके पास नहीं है
तो आप पीछे हट जाते हैं, आप स्टेप डाउन कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि इससे हमें सोचना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो खबर है वो बहुत ही अच्छी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए उस खबर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। डॉक्टर हमीद चोही इस्लामी तालीमात का कोरियन जुबान में उन्होंने फैलाव किया। ये कहानी है डॉक्टर हमीद चोही की, जिन्होंने इस्लामी यूनिवर्सिटी मदीना से फारिग तहसील होकर 7 साल अपनी ज़िंदगी कुरान मजीद और सही बुखारी की कोरियन जुबान में तर्जुमा करने में वक्फ कर दी। डॉक्टर हमीद चोही वो पहले कोरियन मुसलमान हैं जिन्होंने ये कारनामा सरंजाम दिया। उन्होंने इसके अलावा 90 से ज़्यादा इस्लामिक कुतुब में तहरीर की है जो इस्लामी तालीमात के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रही है। माशाल्लाह, खूबसूरत। पहले कोरियन मुसलमान जिन्होंने कोरियन जुबान में तर्जुमा किया। और देखिए 7 साल लग गए उनके, और 7 साल वो डेडिकेशन के साथ कुरान करीम की और बुखारी की 90 बुक्स। एग्जैक्टली। और वो भी इस्लामी रिलीजियस किताबें उन्होंने लिखी हैं। खूबसूरत, ये स्टोरी बड़े मज़े की थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बॉयकॉट के बाइस फ़रोख्त में शदीद कमी इस वक्त देखी जा रही है। साबिक स्टारबक्स के जो CEO हैं उन्होंने कंपनी की फ़रोख्त में शदीद कमी का इंतबा दिया है, जो कि मशरिक़ वस्ता में गज़ा तनाज़े पर होने वाले इस बॉयकॉट के नतीजे में हुआ। उसके बाद दीगर कंपनीज जो हैं उनकी भी ये अपील है कि वो अपने बुनियादी अक़दार और जो उनका एक आप कह सकते हैं स्पिरिट है उसका जायज़ा लिया जाए। उन्होंने दुनिया की हालत को मायूस कुन करार देते हुए मालूमात की गलतियों, नफ़रत को मुनक़ता करने की बात की है। और ये जो बयान डिफरेंट कंपनीज से आ रहा है सामने, ये इस वक्त आ रहा है जब स्टारबक्स और दीगर कंपनीज के खिलाफ बॉयकॉट मुहिमात जो हैं, जो कैंपेन से वो बड़ी हद तक कामयाब हुई और फाइनली जाके फ़रोख्त पर असर पड़ा। बाकी कंपनीज भी जागी और उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा एक इमेज है उसको हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी कैंपेन्स जो हैं वो बेहतरी की जानिब जा सकें। हमारा जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू उनका जो है वो बड़ा वीक हो चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान में अगर आप देखिए, पाकिस्तान में भी जो इजरायली प्रोडक्ट्स थी उनका बाइकआउट किया गया, बड़ी कामयाबी से बाइकआउट किया गया और बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क भी पड़ा है। और कल भी इस हवाले से हमने स्टोरी की थी। लेकिन अब मशरिक़ वस्ता से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया गया। लेकिन निमरा, मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम होगी या दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं इस बाइकआउट को हम कैरी ऑन करें। हमने अक्सर देखा है कि जब किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी इलाके के लिए, किसी ख़ास जगह के ऊपर हम जब बाइकआउट करते हैं तो वो मुहिम उसी वक्त तक कारआमद होती है जब तक पीछे से कोई प्रेशर होगा या फ़लस्तीन का मसला बना होगा, और 2-3 महीने बाद हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक बहुत हौसला अफजा खबर है। पाकिस्तानियों से भी मेरी यही गुजारिश है, पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो भी बाइकआउट को हमें कैरी ऑन करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक देखिए, दिस इज द लीस्ट दैट वी कैन डू फॉर पैलेस्टीनियंस, और यही सबसे कम चीज़ है जो अब इस वक्त हम कर भी रहे हैं। तो एक तो सोशल मीडिया पे उनके लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करते रहें, दूसरा बॉयकॉट मुहिम जो हमारी जारी है इसको जारी ही रखें। एक ब्रेक भी शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू शो। एक तरफ हमने इस्लामाबाद की बात की शो के आगाज़ में, जहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन शहर कायद में गुज़श्ता सुबह 8 बजे ही पारा 31 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद शहर में गर्मी और हब्स बरकरार रहा और दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावज़ कर गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कराची से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आबदा। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पे तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन कराची में सुना है कि बहुत ज़्यादा हब्स भी है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर देखें गुज़श्ता दिनों को देखा जाए तो मौसम ऐसा ही चल रहा है। कराची में शदीद गर्मी जो है उसका राज रहा, बरकरार रहा। आज अगर हम सुबह की जो बात करते हैं तो कल शाम से जो है समुद्री हवाएं बहाल हुई है, लेकिन हवाओं में नमी का तनासुब क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इस वजह से गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन आज सुबह क्योंकि रात बूंदाबांदी होती रही है मुख्तलिफ इलाकों में, पहले बारिश होती थी तो पूरे कराची में बारिश होती थी एक ही साथ, लेकिन अब जब बारिश होती है तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश होती है, कहीं धूप निकली हुई होती है तेज और कहीं पे बूंदाबांदी हो रही होती है, और जैसे ही बारिश खत्म होती है तो उसके बाद एक हब्स और तेज। नहीं आपदा, वैसे पहले बारिश होती थी तो पानी आ जाता था, पानी नहीं आता। वो आपके वजीर खारजा कहते होते थे बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। अब ना ज्यादा बारिश होता है ना ज्यादा पानी आता है।
मतलब उसको भी नजर लगा दी बिलावल भुट्टो ने। ऐसे ही लग रहा है कि मुझे लग रहा है इस्लामाबाद का पानी ज्यादा गीला है। ऐसे ही है, अब शहर कायद में ना ज्यादा पानी आ रहा है और ना ही ज्यादा बारिश हो रही है। और हाँ, बूंदाबांदी हो रही है कुछ इलाकों में, रात भी बूंदाबांदी होती रही है, लेकिन वही बात करूंगी मैं कि पता नहीं बारिशें रूठ गई हैं, क्या हो गया है। और पूरे मतलब 40 साल रिकॉर्ड यही बताया जा रहा है कि गर्मी का जो है ना शहर कायद में वो टूट चुका है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी अभी पड़ी है गर्मी, और अगर वेदर अच्छा बनता भी है तो वो थोड़ी सी देर के लिए, और उसमें भी शदीद पसीने आ रहे होते हैं। इतना मतलब हवा में जो नमी का तनासुब है उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत बहुत और इस ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत लोग बीमार भी हो रहे हैं आपदा, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उस पे कर रही है हुकूमत कुछ, कोई एहतियाती तदाबीर वगैरह, कोई गाइडलाइंस मिली हो आवाम को? हम जाते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, डॉक्टर से बात करते हैं तो वो जो तिब्बी माहिरीन है वो मशवरे देते हैं। इसके अलावा शहर कायद में मैं ये बताऊं, जो मैं देख रही हूँ, कहीं पे इस तरह के कोई जो है इंतजामात नहीं किए गए ठंडे पानी की जैसे पहले इंतजामात किए जाते थे। जब पहली हीट स्ट्रोक की लहर आई तो उसमें जगह जगह पानी के जो सेंटर हैं या इस तरह के कैंप हैं वो लगाए गए, लेकिन अभी जितना भी गर्मी पड़ी है, अमवात भी हुई है, हॉस्पिटल्स देखें तो वो मरीजों से भरे हुए हैं, लेकिन इस तरह का कहीं भी कोई इंतजाम नजर नहीं आया। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने महकमा मौसमियात से भी बात की होगी, आइंदा आने वाले दिनों में कराची का पारा इसी तरह गर्म रहेगा या फिर बारिश के इम्कानात हैं? महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि समुद्री हवाएं, उन्होंने कहा था कि कल जो दिन गुजर गया है, गुज़श्ता रोज शाम को बहाल हो जाएंगी, लेकिन समुद्री हवाएं तो बहाल हुई हैं, लेकिन जो गर्मी है वो वैसी की वैसी महसूस की जा रही है। रात जब बूंदाबांदी हुई उसके बाद जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता था, लेकिन अभी जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और गर्मी की जो शिद्दत है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने यही कहा है कि आज भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है शहर कायद में, और गर्मी की शिद्दत जो है वो आज से कम होगी। उसमें जो 2 पॉइंट हैं 3 उसमें कमी बाकी होगी। चलें जी, ये तो हो गई सिंध की और कराची की पर्टिकुलरली सूरत हाल। अभी नाज़रीन आते हैं पंजाब, और पंजाब का दिल जो है लाहौर, वहां से उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद है। उमर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। उमर, क्या सूरत हाल है मौसम की? अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चले आज बारिश हो गई, लेकिन पीडीएमए की जानिब से कोई हिदायत जारी की गई हो, आवाम के लिए कोई इंतजामात किए गए हों? जी, एक तो लाहौर शहर में बारिश हुई है, और लाहौर शहर से हट के ओवरऑल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज बारिश हुई है, जहाँ पे गुजरांवाला है, गुजरात है, सियालकोट है, हाफजाबाद है, झेलम है, मंडी बहाउद्दीन है, और सियालकोट में बारिश रिकॉर्ड की गई है। चूंकि महकमा मौसमियात ने और पीडीएमए ने बता दिया था कि 22 से 25 जुलाई तक जो है वो मॉनसून का चौथा स्पेल जो है वो होगा, और आज भी बताया गया है कि सूबे के जो बेशतर अजला है वहां पे बारिश का इम्कान मौजूद है। और 23 से 24 जुलाई के दौरान जो है, अगर इन इलाकों से हटके जो जनूबी पंजाब है उसके बेशतर अजला से मुतालिक बताया गया है कि वहां पे आंधी भी आ सकती है, और वहां पे भी तेज बारिश के इम्कानात मौजूद है। अभी इस अगर मोमेंट पे बात की जाए तो आज लाहौर शहर में जो इस वक्त तक सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गुलशने रावी में है, जहां पे 45 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और लाहौर शहर के इससे हटके अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा बारिश आज रिकॉर्ड हुई है वो सियालकोट के अंदर है, वहां पे 104 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन है जहां पे 98 मिलीमीटर बारिश हुई है, और इसी तरह से गुजरांवाला के अंदर 82 है। तो बारिशें तो हो रही हैं, और इस बार चूंकि महकमा मौसमियात ने और उमर, फिर फ्लडिंग का खदशा भी होता है, बल्कि खबरें भी सामने आ रही थी अभी दरियाओं की क्या सूरत हाल है? खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी बुरी खबर तो नहीं है ना, कोई पीडीएमए की जानिब से बताया तो जाता है? नहीं, इस वक्त तक हमें कोई इस तरह की अपडेट्स नहीं दी जा रही। उसकी वजह यह है कि एक तो लाहौर के अंदर भी उनका एक मरकजी कंट्रोल रूम है जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है, वहां पे फ्लडिंग को भी देखा जाता है, बारिश को और बाकी चीजों को भी। तो फिलहाल सिर्फ बारिश से मुतालिक अपडेट किया गया है कि चौथा स्पेल आ गया है, और ये अगले 3-4 दिन बारिशें हो सकती हैं, और आज भी बारिश हुई है। और जहां तक दरियाओं की सूरत हाल है उसके मुतालिक फिलहाल मामूल की सूरत हाल जरूर है। उसके अलावा जो तमाम अजला है वहां पे भी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जब बारिश शहर में भी होती है, लाहौर में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद होता है। और एक उसमें खास बात यह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है
कि इस बार कोई 30% के करीब बारिशें जो है वो ज्यादा होंगी। चंद रोज पहले भी हमने देखा कि लाहौर में अच्छी खासी बारिश हुई और उस बारिश से एक बार फिर लाहौर में यूं ही लग रहा था जैसे एक बार फिर शहर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़ाहिर है जब इतनी बारिश होगी तो फिर उसका इम्पैक्ट तो नजर आता है। लेकिन यह कि बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी लाहौर शहर के अंदर वक्फे वक्फे से सिलसिला बूंदाबांदी का या बारिश का जारी है। मौसम खुशगवार है और आपको पता ही है कि आजकल जो हब्स है वो बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल हुकाम यही बता रहे हैं कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे पानी की निकासी के हवाले से हमारे तमाम तर जो इदारे हैं वो अलर्ट हैं और 24 घंटे जो पीडीएम का कंट्रोल रूम है वो भी काम कर रहा है। और उसके अलावा शहरियों को भी कहा जाता है कि ऐसी सूरत हाल में जब बारिश हो या खासकर बूंदाबांदी हो रही हो या तेज हवाएं हो तो घरों से भी गैर जरूरी तौर पर मत निकले। अगर जिस तरह बताया गया है कि 23 से 24 तक जो है वो जनूबी पंजाब में तेज हवाओं का इम्कान है, तो इस दौरान बिजली के खंभों या से दूर रहें। जो सोलर प्लेट्स हैं उनका ख्याल करें, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा भी मुझे याद है कि आप एक सैलाब ज़्यादा इलाके में लाहौर से ही मौजूद थे जहाँ से आपने रिपोर्टिंग की थी। मरियम नवाज शरीफ हमें बड़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, वहाँ पे ट्राम सर्विस भी बहाल कर रही हैं, फिर आगे पीछे मेरा ख्याल है उनका थोड़ा सा फोकस या तो लाहौर की जानिब है या फिर मरी की जानिब है। एयर एम्बुलेंस का भी उन्होंने कामयाबी के साथ इनेकाद किया। कल को मियाँ वाली से एक मरीज़ को रावलपिंडी लाया गया। लेकिन ये जब बारिश होती है लाहौर में सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कर रही है मरियम नवाज, और स्पेशली पूरे पंजाब की अगर बात करें तो? अच्छा, उसमें देखें लास्ट टाइम हमने देखा कि बारिशें बहुत ज्यादा हुई थी और लास्ट टाइम भी हुआ। अच्छा, उसमें एक चीज हमें थोड़ी सी ये देखनी पड़ेगी कि लाहौर में जब बारिश होती है तो जाहिर है कि बहुत सारे नशेबी ऐसे इलाके हैं उसमें वहां पे पानी इकट्ठा होना ही होना होता है। मिसाल के तौर के ऊपर लक्ष्मी चौक है, वहां हमने हमेशा देखा पानी इकट्ठा होता है। और इसी तरह सूरत हाल है डेविस रोड है, एबर्ट रोड है, वहां पे यही सूरत हाल बनती है। हर बार यही होता है, बारिश ज्यादा हो या कम हो। लेकिन इस बार जो लास्ट बारिश चंद दिन पहले हुई है उसमें खास बात ये थी कि लक्ष्मी चौक हमने खुद मैंने हैरान था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर से जब बारिश हो लक्ष्मी चौक में पानी इकट्ठा ना हो। तो उस दिन हम वहां पे मौजूद थे, लेकिन बड़ी जल्दी पानी को उन्होंने वहां से निकाला और ट्रैफिक को रवा दवा किया। तो उसमें खास बात यह है कि जिस तरह आपने अभी मौजूदा हुकूमत की बात की कि कम से कम जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है या कोई गवर्नमेंट मौजूद होती है तो उसको ये पता होता है कि मीडिया भी क्रिटिसाइज करता है, लोग भी सवाल करते हैं। तो उस दिन इवन मैं वहां पे लक्ष्मी चौक में मौजूद था जब वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं जिशान रफीक वो वहां पे पहुंचे और उसके अलावा कमिश्नर लाहौर थे, इवन वहां पे वासा के एमडी मौजूद थे। तो कम से कम ग्राउंड के ऊपर उन्हें ये अंदाजा जरूर है कि हमें काम करना है या निकालना है। जिस तरह से इससे पहले वाली बारिश थी तो मरियम नवाज खुद इवन रोड के ऊपर आई, वो कज़ाफी स्टेडियम गई, वो चाइना चौक से होते हुए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गई, मजंग की तरफ गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है कि आपने क्या किया है। लेकिन बार इसका हमें कोई एक सिस्टम तरतीब देना पड़ेगा कि ये मामूल में जब बारिशें हों, चूंकि जुलाई का और अगस्त का महीना होता है और ये बारिश होती है हर साल ही होती है और अर्बन फ्लडिंग भी होती है लाहौर शहर के अंदर। लेकिन हमारा जो सिस्टम है उससे पहले क्या हमारी तैयारी ठीक है, क्या नालों की सफाई हो गई है, क्या जो मैन होल्स हैं उसको देख लिया वासा वालों ने, क्या वासा ऑलरेडी अलर्ट के ऊपर है, क्या उनको पता है कहाँ पे पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, तो क्या हमारे वहाँ पे मशीनरी ऑलरेडी हमने डिप्लॉय कर दी है, या फिर हम इंतजार करेंगे कि बारिश हो, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाए, लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, उसके बाद अचानक शोर मचे और उसके बाद हमें जो रिएक्शनरी किस्म का वो एक्शन है वो नजर आए। चलें ठीक है। अच्छा उमर, ये भी बताएं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान किया, बल्कि हाईकोर्ट से रुजू भी कर लिया। उसके हवाले से कोई तफसीलात हैं आपके पास? ये लाहौर हाई कोर्ट से पहले उन्होंने डीसी को एक दरखास्त दी है तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले, और उस दरखास्त में जो अकमल बारी हैं उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से दरखास्त थी और उन्होंने कहा कि हम मीनार पाकिस्तान के ऊपर 14 अगस्त को जलसा करना चाहते हैं और जो कानून या ज़ाब्ता है उसको हम फॉलो करेंगे। क्योंकि उन्होंने पहले भी इजाजत मांगी थी और उनकी इजाजत लाहौर शहर में पहले मीनार पाकिस्तान की तो नहीं थी, तो उन्होंने नहीं दी थी। तो अब उन्होंने मीनार पाकिस्तान की इजाजत मांगी। वैसे ये हैरान कुन था कि तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में बहुत जलसे करती रही है, लेकिन इमरान खान के बगैर आज तक जलसा वहां पे नहीं किया। तो अब वो ये जलसा कैसे करेंगे या करना चाहते हैं, तो ये मतलब जो और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या इजाजत मिल जाएगी या नहीं? मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हमने पहले भी देखा है कि वो इजाजत मांगते रहे लेकिन इजाजत नहीं मिली। लेकिन लास्ट में हमने देखा कि अदालत की मुदाखलत हुई थी और उसके बाद जब ठीक हो गया। उमर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें आगाह कर रहे थे मौसम के हवाले से भी।
बाद में कुछ तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। अभी हम चलते हैं बलूचिस्तान में, जहाँ पे हमारे साथ अताउल्ला साहब मौजूद हैं, जो कि PDMA के डायरेक्टर हैं। बलूचिस्तान में भी बारिशों की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, वहाँ पे 6 से 7 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अताउल्ला साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बताइएगा किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त बलूचिस्तान में, और कुछ एरियाज़ में रिपोर्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन हाई हो चुकी है, हलाकतें भी हुई हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तान में इस वक्त टोटल 10 हलाकतें हुई है, जिनमें से आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी इस वक्त बलूचिस्तान में बिल्कुल 10 हलाकतें हुई। सबसे ज्यादा हलाकतें बारखान डिस्ट्रिक्ट में हुई, 4, 2 बच्चे और 2 बड़े हैं, और बाकी दूसरे नंबर पर खुशदार है। और ज्यादातर हलाकत 3 हलाकतें हुई बलूचिस्तान में, सब छतें गिरने से हुए, बाकी तमाम हलाकतें आसमानी बिजली गिरने से हुई। ऐसे फ्लड की सूरत हाल अभी तक बलूचिस्तान में क्रिएट नहीं हुआ है, सिवाय योब शेरानी रोड जो डेरा इस्माइल खान को जाता है, वो 3-4 दिन बंद था वक्फे से, तो अभी वो रोड खुला है। बाकी जो बोलान का पिंजरा पुल है, जो 2022 के फ्लड में बन गया था, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। परसों 12 घंटे के लिए बंद, अभी दोबारा खुल गया है। बाकी बलूचिस्तान में जो बारिशों की सूरत है, मशरकी और साउथ बलूचिस्तान में सड़क मूसर की बारिशें जारी है, और इस तरीके से बड़े तबाही की इस वक्त असरात नजर नहीं आ रहे। और इस वक्त टोटल जो डैमेजेस हुए, हाउस डैमेजेस 170 घराने डैमेज हुए इस वक्त बलूचिस्तान में, और कोई 310 एकड़ पे खड़ी फसलें तबाह हो गई है। सर, लेकिन इससे पहले भी हमारे सामने बलूचिस्तान से ऐसी खबरें आती रही जब कभी भी बारिशें होती हैं, तो क्या जो सूबाई हुकूमतें, जो इदारे हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते पहले से? क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉनसून का मौसम चल रहा है, तो लाजमी तौर पर बारिशें होंगी। तो जो कच्चे मकानात जो आप बता रहे हैं कि छत गिरने से ये हलाकतें हुई हैं, वहां से इनखला भी तो करवाया जा सकता है, उनको किसी और जगह मूव किया जा सकता है, नहीं? देखिए, इस तरीके से अगर फ्लड की सिचुएशन है तो इनखला कर सकते हैं। अभी तक इन इलाकों में फ्लड आया नहीं, बारिश की वजह से। फ्लड बेशक नहीं है, लेकिन हलाकतें तो हुई है ना, और पहले भी होती रही हैं वजह से। और ज्यादातर हलाकतें अब देखिए, आसमानी बिजली गिरने से इस वक्त 7 हलाकतें हुई बलूचिस्तान में। PDMA ने अपने जो तमाम मानसून प्रोन एरियाज है, उसमें ऑलरेडी मशीनरी को हाई अलर्ट किया है, जो लैंड डिपार्टमेंट्स के थे या जो PDMA के पास है, और तमाम जिलों में इस वक्त फूड और नॉन फूड आइटम 500 फैमिलीज के ऑलरेडी पहुंचा दिए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताला साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है मौसम से मुतालिक, ये हाल है मुख्तलिफ सूबों की, और इन दी एंड दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रहमत की बारिशें ही बरसाए, और जो भी मसाइल हैं हमारी हुकूमतों को, उनको तो हल करना चाहिए। जैसे अभी बलूचिस्तान है, इनखला करवाया जा सकता है फौरी तौर पर। एनीहाउ, गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पे अपना रोल अदा करना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने की, और ये हमारी हॉट टॉपिक बना रहा कल सारा दिन। और अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, उन्होंने ये कहा इस पे, बल्कि बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है वो क्या है और उसको किस तरह पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। दीगर भी कुछ अहम मामलात है जिस पे उन्होंने बातचीत की। 9 मई के हवाले से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि ये इंतशारी टोले जब तक इनको इंतकाम तक नहीं जब तक इनको किसी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, मंतिकी अंजाम तक, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। ये कुछ बातचीत थी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा अहम रही। और उन्होंने जो है वो ये भी बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसका मकसद बाज अहम उमूर पर अफवाज का मौक़िफ़ वाज़े करना है। उन्होंने कहा भी वक्तन फवक्तन करते भी रहेंगे। जी हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मौक़िफ़ अपना वाज़े किया, और उन्होंने कहा कि सिर्फ आप देखिए ना कि उन्होंने 9 मई के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से बात की, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो उनके खिलाफ मुहिम हो रही है उसके हवाले से बात की। इवन उन्होंने तो ये यहाँ तक भी बात की कि ये जो फैज़ाबाद में आ गए थे TLP वाले, तो बाज़ लोग ये कह रहे थे कि हमने बैठाएं, तो कल अगर कोई और मजहबी जमात आएगी तो आप ये चीज़ें हमसे एसोसिएटेड कर देंगे। सो बड़ी डिटेल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 9 मई के हवाले से, और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं DG ISPR जब भी आते हैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का जिक्र भी होता है, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र भी होता है, और इसमें थोड़ा सा उन्होंने बन्नू के हमले को ऐड ऑन किया, लेकिन मेरा ख्याल है कॉन्टेक्स्ट सारा ही पुराना था। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नया लगा? देखिए, नया सबसे बड़ी बात ये है कि अज़्म इस्तेहकाम को उन्होंने बताया कि ये एक इम्प्रेशन लिया जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है, और बहुत ज़्यादा फिर वही सिविलियंस की डिस्प्लेसमेंट होगी और वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दैट्स वाई KPK में काफ़ी जो है परेशानी देखी जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा दिस इज़ ए काउंटर टेररिज्म कैंपेन, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन।
दैट मीन्स कैंपेन्स के इट हैज़ टू बी कि गवर्नमेंट, अवाम, गवर्नमेंट के तमाम अदारे और मिलिट्री, दे ऑल हैव टू बी टुगेदर. यू विल हैव टू फाइट एज अ नेशन टू एलिमिनेट टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान. ये उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके ऊपर बात थी. और नंबर 2 उन्होंने बात जो की है वो यही की है कि अगर 9 मई के जितने भी किरदार थे उनको सज़ा मिल जाती और वो देन ये एक डिटरेंट इफेक्ट होता कि आइंदा के लिए कोई ना करे और ये बनू इंसिडेंट ऐसे दोबारा ना होते. ये उन्होंने बात की है. और इसमें फिर उन्होंने ये कहा कि देखें, लड़ाई जो होती है हमेशा फौज करती रही है, पहले कर रही है, दहशतगर्दी मारते रही है, बट अगर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना तो पूरी कौम खड़ी होगी. और कौम में ख़ास तौर पे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए. ये पैसा कहाँ से आता है, इस पे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया. बिल्कुल ये है भी बात ठीक कि अफगानिस्तान से स्मगलिंग इंतहा ज़्यादा होती है, जिसमें टायर्स आते हैं, सिगरेट अरबों में आते हैं, ड्यूटी नॉन पेड व्हीकल्स अरबों रुपए की आती हैं. उसके बाद बेनामी अकाउंट्स बने हुए हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं. ये जो पैसा आता है ये फनल होता है टुवर्ड्स टेररिज्म. उनको ज़्यादा पैसा उनके वेपन एमुनेशन के लिए, उनकी सैलरीज के लिए, उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए. सो दिस हैज़ टू बी कट शॉर्ट. जब ये नहीं होगा तो इससे इनके हाथ में कटेंगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी. ये एक बात की गई. और तीसरा ज़ाहिर है कि जो इम्पोर्टेंट बात वो कहते कि डिजिटल टेररिज्म है, दिस इज ऑल्सो वेरी सीरियस. इसके लिए भी सबको खड़े होकर काम करने की जरूरत है. और इसको हमेशा से यही होता है कि फौज को लड़ाने के लिए डाल देते हैं और फिर आगे नहीं लेते. फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो आपका है आपकी जुडिशरी. जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स को स्टे किया हुआ है, इसी तरीके से प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपके एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स है, स्पेशल मिलिट्री जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, ये बलूचिस्तान में टोटल 10 है और केपीके में 14 हैं, जहाँ हज़ारों की तादाद में केसेस. सो यू नीड टू हैव मोर. और फिर इनको पहले डिसाइड हुआ था नेशनल एक्शन प्लान में 2014 के बाद कि इनको ट्रेन किया जाएगा, इनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, इनके नाम राग में रखा जाएगा कि जी ये कौन कोर्ट के जज हैं वो नहीं बताए, ताकि उनकी सिक्योरिटी हो सके. मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे 2-3 साल के लिए कि वो ट्रेन कर लेंगे फिर बाद में इनको, लेकिन नहीं किया गया. सो ये प्रॉब्लम है जो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जल्दी सजा नहीं होगी, हम वो बात करते हैं कि जो हमेशा ये कहते हैं. बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हम अभी सजा वाले मरहले में पहुंचे नहीं है, इसीलिए बल्कि कल जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने अदालती निजाम का भी तस्करा किया और कहा कि अदालती निजाम 9 मई के जो जिम्मेदारान है उनको ढील दे रहा है. पहली बात ये कि अभी तक तो उन किरदारों का तयन नहीं हो पाया है, तो ये ढील फिर किसको मिल रही है? देखें, ढील मिल रही है जो 9 मई के लोग पकड़े गए थे, जो इन्वॉल्व थे, जिनके कॉन्क्रीट सबूत मौजूद हैं और वो अरेस्टेड भी हैं. अब आप मुझे बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो डिले या स्टे दे दिया तो केसेस नहीं चल रहे. 1-1.5 साल गुजरा, अगर अभी 3 पहले पकड़ने के बाद 6 महीने में सजाएं हो गई होती तो ये बनने वाले इंसिडेंट ना होते. बिकॉज आप जब सजा देते हैं इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस. हम फौज में बहुत सख्त और जल्दी सजा देते हैं. समरी मिलिट्री कोर्ट्स 2 हफ्ते में फाइनल हो जाता है और 1 साल की सजा मिलती है, जेल में चला जाता है जब. और फिर हम इसको पूरी परेड के सामने उसको सजा सुनाते हैं और उसको हैंडकफ करके जेल भेज देते हैं. तो लोग डरते हैं. ये क्या ज़रूरी है करने के लिए, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं. ये एक इम्प्रेशन दिया कि पता नहीं फौज में ज़बरदस्त सजा दे देते. नेवर इट इज डन. आप डिफेंस का लॉयर आपका होता है, तमाम आपको इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं. फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आपको रेमेडी मिली हुई है, वहाँ यू कैन गो ऑलवेज. लेकिन कहीं ना कहीं इसको वो हम कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड. सो आप जल्दी सजा करेंगे, 10-10 साल 15 साल केस लग जाएंगे तो उसका क्या फायदा मुझे बताइए. तो और जुर्म होते रहेंगे अनलेस के किसी को सजा मिलेगी. लोग डरेंगे यार ये देखो इसको 8 साल सजा हो गई है या इसको सजा मौत हो गई है. लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि क्या जनरल साहब का जो इशारा है वो तहरीक इंसाफ था? क्या मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का जो फैसला है क्या वो उसकी बात कर रहे थे? नो, ही वाज टॉकिंग अबाउट मिलिट्री कोर्ट्स, जहाँ पर 9 मई के लोगों को आपने ट्राई करना है, आपने चलान पेश किए हुए लेकिन कोर्ट ने स्टे कर दिया हुआ है. यू कांट होल्ड. दैट वाज द पर्पस कि अगर वो उनको सजा हो गई होती तो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स की तरफ कोई भी आइंदा के लिए ना जाता. दैट वाज द पर्पस भी हम फौज यही चाह रही थी कि कुछ को सजा दे दें ताकि आइंदा के लिए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, निशान हैदर के शहीद, जो निशान हैदर है शहीद, उनकी जिस तरीके से यादगारों को नुकसान पहुँचाया गया, दिस शुड नेवर हैपन. आपने पॉलिटिकल जितनी मर्जी स्ट्राइक करनी है करें, आप पॉलिटिक्स करें, एक दूसरे को बुरा भला करें, बट डोंट इन्वॉल्व आप जो आपकी सिक्योरिटी फोर्स दुनिया में कहीं नहीं होता.
देखें, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, कोई ये इट अफेक्ट द मोरल ऑफ ट्रुथ। आज़ाद सियाचिन में लोग बैठे हुए हैं, हमारे ट्रुथ बैठे हुए हैं, कश्मीर में बैठे हुए हैं, काउंटर टेररिज्म में लड़ाई कर रहे हैं, उनको क्या फील होता है जब शहीदों के बारे में बात की जाती है, उनके लवाकिन को कितनी तकलीफ होती है। वेरी ट्रू बरगेज साहब, और जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिजिटल टेररिज्म के हवाले से भी उन्होंने बात की, और सिर्फ पाकिस्तान में ये बात नहीं हो रही बल्कि अमेरिकन जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप भी इस हवाले से बात कर चुके। पूरे जो बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इस हवाले से बड़ी तशवीश रखते हैं। अब आप क्या देखते हैं, डिजिटल टेररिज्म को किस तरह पाकिस्तान में कंट्रोल किया जाएगा, या फिर वही रवायती अंदाज अपनाया जाएगा जिस तरह एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसी तरह से हम 2 दिन देख रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तमाम चीज़ तरह प्लेटफॉर्म्स बंद थे। सो अब इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा या फिल्टर किया जाएगा? देखें, इसमें आप मुझे बताइए कि जो ट्रोलिंग हो रही है, जो आपके फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हैव एनीबडी ट्राइड कि इसको काउंटर किया जाए? पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव टू प्ले देयर पार्ट, अपने कारकुनों को होल्ड करें, ब्रीफ करें, फिर उसके बाद आपके मीडिया के ऊपर कैंपेन आनी चाहिए, मीडिया में लोगों को बताएं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि आपकी जब आपके टेररिस्ट क्यों बनते हैं, ना वहाँ पर रोड है, ना वहाँ पर हॉस्पिटल है, ना वहाँ पर इंडस्ट्री है, जॉब है, ना उनको कुछ मिलता है, भूखे मर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हॉस्टाइल एजेंसी जाके थोड़े पैसे देती है, उनको इन्वॉल्व करती है, वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। यही इस वक्त हमारे मुल्क में, कि हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोग परेशान है बिजली से, पेट्रोल से, गैस से, नॉर्मल महंगाई से, कमोडिटी आइटम से। जब इस तरह के हालात होते हैं तो ऐसे लोग ज़्यादा आपको फेक न्यूज़ पे लाके आपको वो ट्रस्ट दिखा देते हैं कि ये सही बात है, और लोगों का कॉन्फिडेंस ये फौज से भी और उसके बाद हुकूमत से हट जाता है। इसके लिए खुशहाली लेकर आए, डेवलप करें, लोगों को जॉब्स दें, बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, ताकि लोग खुश होंगे तो वो इधर देखेंगे ही नहीं। नंबर 2, आप यंग टैलेंट जो है ना, वो इसको काउंटर करने के लिए डिजिटलाइजेशन को आप उनको इस्तेमाल करें। इन जो भी वो कैंपेन चलाते हैं, फेक न्यूज़ आती है, इसको ये काउंटर करें और उसको लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करें। ये भी हम नहीं करते हैं। हमें उसके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और ये यंग टैलेंट बच्चे जो हैं, दे आर वेरी गुड इन कंप्यूटर हैंडलिंग, वो जाके तो काउंटर करेंगे, इससे भी फर्क पड़ जाएगा। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वक्त कम है हमारे पास, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से हमने देखा कि मुतालबा करती रही कि 9 मई के जो भी इंसिडेंट्स है उस सब पे ही एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, किरदार जो भी हैं वो सामने आने चाहिए और फिर उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं बनता जुडिशल कमीशन? क्योंकि जब तक इंक्वायरी के बाद प्रॉपरली किरदार सामने नहीं आएंगे तब तक तो फिर उनको अंजाम तक भी नहीं पहुंचाया जा सकेगा। There was no harm to have a judicial commission, but then it's dependent on government. They are not doing it. They don't want to do it because they want के जल्दी से जल्दी सजा। जुडिशल में फिर 1 साल लग जाएगा। तो इसका मकसद ये था कि देखें 1 साल गुजर गया, मई था, 9 मई अभी नहीं, मई भी जून आ गया, वी आर तो अगस्त आ गया। यस, तो इसके लिए एटलीस्ट जो, और कुछ लोग जो हैं, अगर उनको, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सजाएंगे, कई इनोसेंट भी होंगे, लेकिन जो भी इसमें जिनके खिलाफ चार्जेस हैं और एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करते और उसके बाद ख़त्म हो जाते केसेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट्स ने इनके ऊपर स्टे कर दिया। लाइकवाइज मदरसा देखें, एक और प्रॉब्लम, मदरसा में आपने कोई रिफॉर्म्स किए, आपकी 50% मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, उनको ये नहीं पता कि ये कहाँ पर है, कौन चला रहा है, इसको फंडिंग कहाँ से आ रही है, उस फंडिंग में एजेंडा क्या है। ये देखिए, ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, जो नेशनल एक्शन प्लान में कहा था कि हम इसको भी ठीक करेंगे, कोई नहीं किया गया। सो ये चीज़ें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूँ, ये सारी चीज़ों को ठीक करें तो आई एम श्योर कि मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाती है। और ये 5th जनरेशन वॉर में, हाइब्रिड वॉर में यही होता है कि पहले दे वांट टू ब्रेक द विल ऑफ द फाइटिंग ऑफ दैट नेशन वेयर दे वांट टू गो फॉर हाइब्रिड अटैक। इसलिए इन चीज़ों के अंदर हम सबको मिल के एज ए कौम इसको काउंटर करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर हारिस साहब ने बहुत ही खूबसूरत, जो सबसे अच्छी बात ये की उन्होंने निमरा, कि आप आवाम को रिलीफ दीजिए। आप बिजली की बात की, महंगाई को कंट्रोल करने की बात की, और जब एक तरफ से आवाम को रिलीफ मिलेगा तो अल्टीमेटली हमारी जो नज़रें हैं ना, जो डिजिटल पे जाके पड़ती हैं किसी भी इदारे के ऊपर, वो थोड़ी सी कम होंगी और आवाम सुख का सांस ज़रूर लेगी। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे मेरे ख्याल में एक ब्रेक फिर शामिल कर लेते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। हसनैन, मुझे ये बताएं कि आपने कभी ये सोचा कि केले के जो पौधा होता है उसके बेकार तने को आप कारामद बना सकते हैं, उससे आप कोई और चीजें बना सकते हो वापस? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा, सुना है कभी? कभी सुना भी नहीं, लेकिन आज सुनने को मिलेगा। आज मैं बताने लगी। एग्जैक्टली, यू आर वेरी स्मार्ट। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जी आगा समीउल्लाह साहब से, जो कि केले के पौधे के बेकार तने को कारामद बनाते हैं और बदीन के इलाका है, टंडू गुलाम अली से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मींदार हैं ये आगा समीउल्लाह साहब, जिन्होंने केले के तनों से रेशा निकाल कर ऐसा धागा तैयार किया है जिसे कीमती मसनूआत भी तैयार की जा सकती हैं। मजीद उन्हीं से जानेंगे। समीउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पे हमें बुलाया जी। अब आगा साहब बताइएगा, ये आपको आइडिया कैसे आया है और आप फिर कैसे काम करते हैं इस पे? देखिए जी, ये आउट ऑफ कंट्री हमारे पाकिस्तान से बाहर तो ये काम हो रहा है, बांग्लादेश में, फिलिपाइन में, श्रीलंका में तो ये काम काफी सालों से हो रहा है। तो हम उसी उसी चीज सोच को देख के फिर मैंने भी अपने, हमारे पास अपना फार्म है केले का 600 एकड़ का माशाल्लाह। तो उसी को फिर मैं लेके यहाँ पे मशीनें लोकली मैन्युफैक्चर मैंने यहाँ से करवाई हैं, फिर उसको मैंने फॉलो करते फिर यहाँ भी मैंने काम शुरू किया अपना। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि ये एक माहौल दोस्त इकदाम भी आपकी तरफ से कि एक तरफ केले का वेस्टेज होता था, आपने उसको भी कारामद कर दिया, अब उससे धागा आप क्रिएट करते हैं। ये किस तरह का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या कुछ इन्वॉल्व होता है, इन डिटेल अगर बताना चाहें, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार होंगे जो कि केले का काम करते होंगे, लेकिन अगर वो भी इस तरफ आ जाएं तो ये इंडस्ट्री बड़ी फ्लरिश कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम है। असल में क्या होता है कि जो बनाना का जो तना होता है वो जब उसमें फ्रूटिंग पे आता है तो वो बिल्कुल रेडी हो जाता है बनाना उसमें, तो उसको जब कट करते हैं तो वो तना वेस्टेज हो जाता है। ओके। तो हम लोग भी पहले इसी तरह करते थे, उस तने को जला देते थे, फिर उससे पॉल्यूशन अलग होती थी। लेकिन जब मैंने देखा ये बाहर हो रहा है ये काम, तो फिर मैंने मशीन में ले आया अपने पास और उसी तने को मैं मशीन में डाल के मैं धागा निकाल रहा हूँ, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा सामने आपके। हाँ जी बिल्कुल, ये हम वीडियो में देख भी रहे हैं कि ये मशीन से वो एक तरफ से डालती है और दूसरी तरफ से वो धागे की शक्ल में निकल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि इंडिया में हमने देखा कि इसी से काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी बनते हैं, बहुत सारी और भी मसनूआत बनती हैं, तो इस जो आपका प्रोडक्ट है इससे किन किन मसनूआत को हम बना सकते हैं और किस हद तक ये मतलब जो है ना प्रोडक्शन हो सकती है? सर ये बिल्कुल अपने कपड़े में इस्तेमाल होता है और डिस्पोजेबल आइटम्स में, जैसे डिस्पोजेबल ग्लास हो गया, डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई। अगर आप बेकरीज पे जाएंगे तो उसमें वो एग्स पड़े होते हैं, रैक्स, वो रैक्स में भी काम आता है ये रॉ मतलब उसमें काम आता है। अगर कॉटन मिक्स करेंगे तो फिर काफी चीजें बनती हैं, सॉक्स भी बनते हैं इसमें से, इसमें स्वेटर्स भी बनते हैं, इसमें टी शर्ट्स बनती हैं। वेरी नाइस। और कितने केले की मिकदार में कितना ज्यादा आप फाइबर निकाल लेते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी का आपको इल्म है? सर देखिए, जो अभी हमारे पास जो पाकिस्तान में मशीनें लोकल हैं वो मेरे हिसाब से वो जो निकलती है तकरीबन एक दिन में तकरीबन 25 to 30 kg निकालती है फाइबर। और उसके लिए कितना ज्यादा केले का वो जो छिलका है वो यूज होता है? सर उसमें तकरीबन समझे 100 या 125 तने इस्तेमाल होते हैं एक दिन में। अच्छा। क्योंकि मेरा काम थोड़ा सोलर पे चलता है, मैं डीजल इंजन वाला वो काम नहीं करता, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट को पहली प्रायोरिटी देता हूँ। तो इसलिए फिर मैं सुबह 8 से 4 बजे तक मेरा काम चलता है। और देखिए, मेरे इस काम करने से जो आसपास के जो गरीब लोग हैं उनको भी रोजगार हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आगा साहब, आपने बताया कि इसे फैब्रिक भी तैयार करते हैं आप लोग, बाकी डिस्पोजेबल कोई बर्तन वगैरह हो गए वो तैयार होते हैं, तो आपने अभी तक कोई फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार किए? जी हाँ, मैंने पिक्चर्स में दिखाया होगा आपको कि इसमें हमने एक टोट बैग्स बनाए जो आजकल जो ये गारमेंट्स की शॉप से वो यूज कर रहे हैं। जी हमने वो बनाया अभी इसमें से। ओके, कितनी मिकदार में बनाए वो? जी अभी हमारा काम स्टार्ट हुआ है, अभी हमने बनाया नहीं। हम देखिए नया काम है तो इस फेज में आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आ रहे हैं इसमें। अच्छा। और अभी हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके जो ये सैनिटरी पैड्स भी बना रहे हैं उसमें भी बहुत काम आता है ये। ठीक हो गया, सैनिटरी पैड्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको सपोर्ट किया जाए तो, या फिर आप चाहते हैं, ऑब्वियसली आप चाहते ही होंगे कि हुकूमत जो है वो आपसे रब्ता करे, फिर उसके बाद आप इसको मजीद फ्लरिश करने में कामयाब हो सके? जी हाँ बिल्कुल, नया काम है, बिल्कुल अपनी मेहनत खुद हम लोग कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है हमें। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है, स्पेशली जब कॉस्ट की बात की जाए। हमें चाइना का कंपटीशन देखने को मिलता है और ग्लोबली हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, तो ये कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है जो प्रोजेक्ट आपका है?
सर इसमें देखें, पहले तो मशीन, ये मशीन कोई बिल्कुल महंगी नहीं है, हर कोई ले सकता है। तकरीबन ये समझे कि 2 से 2.5 लाख रुपए की एक मशीन है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक। और ऊपर से सोलर की कॉस्ट आती है, बस आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जिसकी केले के अपने बागात है वो तो वेस्टेज है, वो तो कचरा है, वो तो खरीदना नहीं पड़ा, वो तो वैसे ही फेंक रहा है, तो वो अपना काम दिला रहा है इसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद जब से हमने आपके साथ ये सेगमेंट करना है, इसके बाद वो जो कचरा है ना, वो भी महंगा हो जाना है। सर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अब तो कचरा लोग बेचना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जिन लोगों के अपने बागात वगैरह नहीं है या अपनी जमीन नहीं है, वो तो फिर नहीं, उनको तो खरीदना ही पड़ेगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। सही हो मुझे गया। अभी रिसेंटली बराबर वाले जमींदार ने भी बोला मुझे कि आप ये काम स्टार्ट तो आपने कर दिया, लेकिन अब आप होशियार रह जाए कि मैं आपको तने अब जो है ना वो पैसों में बेच के दूंगा, जलाऊंगा नहीं। अच्छा। अच्छा, इससे हैंडमेड पेपर वगैरह भी बना सकते हैं? अगर साहब आप उस तरफ आने के लिए क्या कुछ हो सकता है? सर ये बिल्कुल बन सकता है पेपर, और उस पेपर की जो लाइफ, मैंने खुद किया नहीं है पेपर का काम, लेकिन मैंने सुना है कि इस पेपर की जो लाइफ है वो 100 ईयर्स की लाइफ है इसकी पेपर की, जो इसका अच्छा। पेपर बनता है। ओके। अच्छा। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि अगर इसको कॉटन के साथ मिलाया जाए तो मजीद हम कोई प्रोडक्ट्स इसे तैयार कर सकते हैं, तो ये बताएं कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं अगर कॉटन को मिला लिया जाए, और साथ ही आपने उसके बारे में कुछ सोचा है, कुछ प्लान कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सोच रहे हैं। मुझे इस काम को किए हुए 7 महीने हो गए और मैं काफी इस आगे भी चला गया हूँ। मैंने काफी प्राइवेट कंपनी से भी राब्ता किया है, वो भी मेरे पास आए, कुछ सैंपल्स भी खरीद के गए। जैसे आपको बताया कि टोट बैग्स भी बनाए हमने। हम्म। और आपने बात की कि कॉटन से मिक्स करके क्या बनता है, तो कॉटन में अगर इसको मिक्स कर हम्म। जी, आगा साहब, आवाज आ रही है आपको? आज साहब अच्छा, के उनके साथ इंटरनेट का आगा कुछ साहब इशू के हो साथ चुका थोड़ा है, सा वापस हमारा उनको कनेक्ट करते हैं और इसी राब्ता सवाल से हुआ, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जबरदस्त है, वैसे मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ उनकी जो इनिशिएटिव है इससे, और ये जो आइडिया है, बल्कि कि सिर्फ केला नहीं, हमारे पास असल हजारों चीजें ऐसी होती है जिसी तरह वेस्ट में चली जाती है, जो कि ऑलरेडी हमारे क्लाइमेट को ही पोल्यूट करती हैं, हमारे मॉइस्चर को बड़ा गंदा कर देती हैं। जी आगा साहब, आप बता रहे थे कि आपके साथ काफी ज्यादा कंपनीज ने राब्ता किया, तो वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाँ, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, जी आ जी। रही है। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि काफी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज है बड़ी बड़ी, उन्होंने मुझसे सैंपल भी लिया। सैंपल के तौर पे फिर वो मैंने आपको बताया कि टोट बैग्स भी बनाए हमने। और अभी आपने पूछा कि कॉटन के मिक्स करके आप उसमें क्या बनाते हैं, तो कॉटन के साथ मिक्स करके ये जो हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो सारे उसमें से बनते हैं। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। और अभी फिर हुकूमती किसी ओहदेदार से आपने राब्ता करने की कोशिश की अभी तक? नहीं, मैंने कोई राब्ता नहीं किया। मैं, मेरा मैसेज ये होगा कि सारे जितने भी जमींदार हैं जिनके अपने केले के बागात हैं, तो मैं उनको कहूंगा इस चीज में आए, बहुत अच्छी चीज है। और पॉल्यूशन अलग होती है, आप जो जलाते हैं तनों को, उससे पॉल्यूशन अलग होती है। और अगर आप इस पॉल्यूशन को हटा के, अगर आप देखें, कुछ रोजगार भी होगा, जो गरीब लोग आप काम करेंगे आपके पास, तो वो रोजगार अलग होगा और आपके पास इनकम भी अच्छी आ जाएगी। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि निमरा ने ये सवाल तो ज़रूर किया कि हुकूमत ने आपसे राब्ता किया, तो आपने बताया कि राब्ता नहीं किया, लेकिन अगर हुकूमत आपसे राब्ता करती है, हुकूमत अगर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, तो कितना ज़्यादा हम इस इंडस्ट्री को फ्लरिश होता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में? सर ये मुझे फ्यूचर तो इसका बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ। क्योंकि ये देखेंगे बाहर तो पड़ोसी मुल्क में हमारे, और मैंने आपको कुछ कंट्रीज के नाम भी बताया, बांग्लादेश, श्रीलंका में तो ये बहुत काम चल रहा है। पाकिस्तान में भी केले की पैदावार तो बहुत अच्छी है ना आगा साहब? जी हाँ, बिल्कुल है, सिंध में बहुत है। ठीक है, तो फिर मतलब कि अच्छा खासा इस पे मार्जिन है और अच्छा ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, बिल्कुल गवर्नमेंट राब्ता करेगी, तो इससे ज्यादा अच्छी बात तो कोई अच्छा नहीं आगा है। साहब, आपने डेफिनेटली ये रिसर्च की होगी, ये बांग्लादेश में भी हो रहा होगा, श्रीलंका में भी हो रहा होगा, उसी रिसर्च की बेस पे आपने ये फैक्ट्री या जो भी अपना प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया। लेकिन क्या आपने ये भी रिसर्च की कि केले के वेस्ट के अलावा भी कोई ऐसा वेस्ट है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? हिज आप वीडियो सब स्टक, हिज वीडियो स्टक। वो एक सेकंड में हमारे साथ वापस आ जाते हैं। बांग्लादेश का नाम लिया, हिंदुस्तान बांग्लादेश, का नाम लिया, दीगर कौन से जी ममालिक हैं? आगा साहब, मैंने सवाल ये किया था कि केले के जो तने हैं इनको तो आपने यूटिलाइज कर लिया, और ये आपने बांग्लादेश से आइडिया डिराइव किया, व्हाट्सएवर या श्रीलंका से किया, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा और भी वेस्ट है किसी भी तरीके का जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं? सर बिल्कुल, ये मशीन में जब ये हम तने को ले आते हैं तो उसको शीट के सूरत में इसको अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं। हम्म। तो इसमें से एक इसका सॉलिड वेस्ट निकलता है और एक लिक्विड वेस्ट निकलता है। हम्म।
ठीक हो गया। तो जो सॉलिड वेस्ट है उसमें से हम अपनी उसको मैं अपना डिकम्पोज करके हम उसको खाद भी बना सकते हैं जो जमीन में इस्तेमाल होती है। सही। अच्छा आगा साहब, जो बाकी कंट्रीज को देख के आपने ये इंस्पिरेशन ली है, हिंदुस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन ममालिक का सेम मॉडल है या आप वाला कुछ मुख्तलिफ है, उनका कुछ मुख्तलिफ है? नहीं, सेम है। आप देखेंगे अगर उनके पास भी बिल्कुल सेम है। लेकिन उनको गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट मिल रही है? जी हाँ बिल्कुल, उनको बस फर्क ये है कि उनको गवर्नमेंट लेवल की सपोर्ट है, हमें नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने तो मेरे ख्याल अभी नया स्टार्ट किया, हो सकता है कि आपके साथ ही वो ये तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स भी फ्लरिश हो ज्यादा तो बना रहे होंगे हाँ ना, प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बना रहे होंगे। ये भी हो सकता है दुरानी साहब कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये इंडस्ट्री फ्लरिश हो, आपके साथ कोई 5-10 इंडस्ट्रीज और लग जाएं या फैक्ट्रीज और लग जाएं, तो उसके बाद फिर शायद गवर्नमेंट भी अमल दखल कर ले। सर बिल्कुल, अल्लाह मालिक है। लेकिन जो नसीब में इसमें होगा एक सवाल तो ये बनता है कि आपको गवर्नमेंट से किस तरह की सपोर्ट चाहिए? सर सपोर्ट इस तरह चाहिए कि देखें, फिलहाल ये नया काम है तो अभी कुछ लोगों को, कुछ मिल्स वालों को अभी ये चीज समझ में भी नहीं आ रही कि कचरे से धागा बन रहा है, और मतलब इस चीज को आगे मतलब गवर्नमेंट लेवल पे आगे ले जाया जाए और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे आगे फैक्ट्रीज तक, ताकि ये कुछ लोग हैं बेचारे जो छोटे छोटे जमींदार भी हैं, जो कोई 2 मशीन 3 मशीन लगाता है, तो उनका भी काम अच्छा नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट की बैक होगी तो ही ये काम चल सकता है। अच्छा, वैसे आपके जो पड़ोस वाले जमींदार हैं उन्होंने आपसे कहा कि मैं पैसे लेके तुम्हें तना दिया करूंगा, तो आपने उनसे कहा नहीं कि हम कोलैबोरेट भी तो कर सकते हैं ना बाकी जमींदारों? आपने कंपनी से राब्ता किया प्राइवेट, तो जमींदारों से भी राब्ता किया होगा यकीनी तौर पे कि हम कोलैबोरेट करके एक अपने अंदाज से तो एटलीस्ट इसको शुरुआत इसकी दे सकते हैं ना? जी हाँ, मेरे पास जो मशीन है, मैंने वैसी 2 मशीन है उनको भी दिलवा के दे दिया, वो भी खुश है, वो भी निकाल रहा है इसमें से। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसी है, अपना प्रोडक्ट आप कोई खुद ही अगर बनाना शुरू कर दें और विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ फेडरल या फिर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो वो प्रोडक्ट भी तो पॉपुलर हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाके अपने प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो आप अकेले भी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री तो आपने लगा ली। जी हाँ बिल्कुल सर, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब आपको बताया मैंने कि 7 महीने हो गए, इसमें से हाथ नहीं निकाला मैंने, तो आगे भी मेहनत कर रहा हूँ, काफी चीजें आगे भी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। कुछ नई चीजों के साथ आपके पास फिर प्रोग्राम में वो चीजें लेके आएंगे, दिखाएंगे। हाँ ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा सर कि ये 4 सीजन होगा, 4 सीजन में आप ये बना सकते हैं या फिर वेस्टेज, आपको पता है केले का भी एक सीजन है, उसके बाद वेस्टेज खत्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग की आपने? सर देखें, 1 एकड़ में तकरीबन केले के जो ट्रीज होते हैं वो तकरीबन 800 से 850 होते हैं, और वो साल में 4 दफा उसकी कटाई होती है, 3 या 4 दफा उसकी कटाई होती है। ठीक, सो मतलब कि ये काम 4 सीजन चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और हमारी हुकूमत तक अल्लाह करे हसनैन ये सेगमेंट घूमता फिरता कहीं ना कहीं पे पहुंच जाए और फिर वो सपोर्ट करे आगा साहब को और उनकी तरह के दीगर जो टैक्स ना लगा दीजिएगा, हैवी टैक्सेस। हाँ भाई सही बात है, उन्होंने खुद ही खरीद के मशीनें लगाई और हमारी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने की कोशिश की। बड़ी नई किस्म की ये इंडस्ट्री है, तो हुकूमत को बल्कि उल्टा उनको सपोर्ट करना चाहिए। और आगा साहब जैसे बता रहे हैं कि दीगर जमींदार भी अब इसमें आ चुके हैं और बल्कि आना भी चाहिए। जो जमींदार अपनी कोई मशीन वगैरह नहीं खरीद सकते उनको मशीनें वगैरह दिलवानी चाहिए हुकूमत को, ताकि एक तो रोजगार भी बहुत सारे लोगों को। डेफिनेटली आप देखिए ना कि बांग्लादेश में पहले ही हो रहा है और बांग्लादेश की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फ्लरिश है कि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट लेवल। इसी तरह इंडिया में भी गवर्नमेंट लेवल उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि पहले तो हम सपोर्ट करते नहीं है, लेकिन जब बाद में सपोर्ट करते हैं निमरा, तो हम इतनी ज्यादा टैक्सेस लगा देते हैं, इतनी ज्यादा वहाँ पे ऑब्लिगेशंस लगा देते हैं। और देखिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव। हमारी जो फैसलाबाद में इंडस्ट्री है, सियालकोट में इंडस्ट्री है, वो डाउनफॉल उसका तभी आया जब चाइना की प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हुई। हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं थी, नहीं प्रोडक्ट्स आज भी हैं लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। चाइना की एक प्रोडक्ट आपको 5000 की मिलती है, तो सियालकोट की कोई प्रोडक्ट, फैसलाबाद की प्रोडक्ट आपको 10,000 में मिलती है, लेकिन ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके ऊपर अगर वर्कआउट किया जाए, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, बार-बार जिक्र भी करते रहे कि वो तो ठप हो चुकी है ना, और वो उसके सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बिजली और गैस है। बिजली और गैस जो है वो उसकी अदम फराहमी है, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो इस तरह की अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो हुकूमती ओहदेदारान को, हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। और बड़ा अच्छा आइडिया लगा मुझे इनका, एंड आई जेन्युइनली वांट आवर गवर्नमेंट टू सपोर्ट हिम। खैर यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपने हमारे साथ ही रहना।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी आपको लेके चलते हैं माजी में ये होता था कि मैं यहाँ पे अकेले बैठ के प्रोग्राम कर रही होती थी और हसनैन हमारे पास हमें ज्वाइन किया करते थे थ्रू स्काइप और हमें क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट शामिल किया करते थे। तो आज मेरा मूड हो रहा था कि वो मेमोरीज को रिवाइज किया जाए। आर यू हैप्पी विद दैट? आर यू ओके विद दैट? बल्कि हैप्पी तो आर यू ओके? ओके, चलिए बताऊंगा। आपने ये इमेजिन करना कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। कुर्सी पे बैठे रहे। आपने ये सोचना है कि आप थ्रू स्काइप मेरे साथ मौजूद हैं और मैं आपसे क्रिकेट के बारे में पूछने लगी हूँ। चलो मुझे सबसे पहले बताए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। देखिए निम्रा, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसके लिए आईसीसी ने एक इजलास भी बुलाया, 2 दिन वो इजलास जारी रहा। लेकिन उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थे उसमें तो एक तो आईसीसी का उस तरह से ये एजेंडा तो बिल्कुल शामिल नहीं था कि जिसमें पाकिस्तान में मैचेस होंगे या नहीं। लेकिन 2017 के बाद ये इवेंट अब 2025 में होगा। काफ़ी अरसे बाद ये इवेंट हो रहा है और इसकी मेज़बानी के लिए पाकिस्तान भरपूर तैयारियों में। पहले मैं पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट से बात करता हूँ। आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसको रेनोवेट किया जा रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी रेनोवेट किया जा रहा है और कराची में भी हल्का फुल्का काम जारी है। सो पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। अगर टीम की बात की जाए, टीम की हद में भी पाकिस्तान बहुत अच्छी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान ने डिफरेंट कोचेज़ लाए हैं। वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद अब देखते हैं कि सिलेक्टर कौन आएंगे। फिर पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। पाकिस्तान अपना बैकअप भी तलाश कर रहा है। लेकिन आपका जो सवाल है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी? एज ऑफ नाउ चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी। लेकिन मुझे लग रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया इसमें रंग में भंग डालेगा, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पे, एथिकली, मॉरली, रिलीजियसली नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं डाल सकता। आपने जो सवाल किया ना कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो होगी, दैट इज 100% श्योर। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी या पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए ना, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि जब आप इंडिया में जाके ओडीआई वर्ल्ड कप खेलाए, उसके बाद इंडिया की टीम 2023 का एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई, और आप अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अगर इंडिया इस दफा भी पाकिस्तान नहीं आता तो क्या 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने आपके उस वक्त के जो भी व्हाट्सएवर वजीर खारजा होंगे उनको अलाउ करना चाहिए कि आप इंडिया जाएं? मतलब इतनी ज्यादा कौन सी मनमानी है? आप देखिए यहाँ पे साजिश ये हो रही है कि वॉलीबॉल की टीम आ जाती है, वॉलीबॉल के साथ आप देखिए कि कोई नाबीना क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में आ जाती है, कबड्डी टीम पाकिस्तान में आ जाती है, कोई भी और टीम है XYZ, आप हॉकी वालों को भी बुला लें वो पाकिस्तान आ जाएंगे। क्रिकेट क्यों नहीं आता? क्योंकि क्रिकेट में फाइनेंशियल एस्पेक्ट शामिल हैं। जो ही इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में लैंड करेगी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टर्निटी के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए आई बॉल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। वो जो उनका कमर्शियल एस्पेक्ट्स है ना इंडियन टीम के, वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊँ, इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया कि दुनिया की कमज़ोर टीम हो या फिर दुनिया की मजबूत टीम हो, वो साल में एक दफ़ा इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलती है। वो टेस्ट क्रिकेट से इतना रेवेन्यू कमा लेते हैं कि वो उनकी जो है 6-7 महीने की स्टेबिलिटी आ जाती है उनके सिस्टम में। हम वाहिद मुल्क हैं पूरी दुनिया में कि जो इंडिया के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा सर्वाइवल हमारी परफॉर्मेंसेस पे था। हमारा सर्वाइवल इस वजह से था कि हम 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2022 के फाइनल में पहुंचे, 2024 में हमारा डिबैकल हो गया। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की टीम खत्म हो गई है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं तो आपका सर्वाइवल हो जाता है। अब हम मुश्किल हालात में हैं। अगर इंडिया सबसे पहले तो ये चाहेगा कि हाइब्रिड मॉडल में हो, लेकिन इंडिया अगर यहाँ पे आएगा तो मैं आपको बताऊं कि वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा। दुनिया की आई बॉल्स लेके आएगा, उनकी जो मार्केटिंग है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है, पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकती है। और हमारे यहाँ हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने जो सैरोगेट कंपनीज थी इनके ऊपर जब पाबंदी लगाई तो उसके बाद हमारी क्रिकेट का रिवर्स स्टार्ट हुआ। हमारी क्रिकेट ग्रो हो रही थी, आपकी PSL ग्रो हो रही थी, लेकिन सैरोगेट कंपनीज की पाबंदी की वजह से आपकी क्रिकेट को एक डाउनफॉल मिला, उस डाउनफॉल का शिकार हुई। अब हमारे लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी एक ब्रेक थ्रू है। अब देखिए कि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कोई 15-20 साल हो चुके हैं कि कोई बड़ा इवेंट, कोई ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में नहीं हुई। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगी तो डेट विल बी ए बिग ब्रेक थ्रू, और पाकिस्तान को हर हालत में इंडिया को यहाँ पे लाना है। और पाकिस्तान अभी बता दे, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे बता दे कि अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। पाकिस्तान को तो अपना स्टैंड लेना चाहिए ना। और 2028 में या 29 में आई थिंक सो वर्ल्ड कप भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो वर्ल्ड कप भी खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप पूरा का पूरा इंडिया। वो क्या कहते हैं कि गिव एंड टेक होता है ना जी। पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया था पिछले साल भी, वो हमने देखा। पाकिस्तान अगर भारत जा सकता है तो भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए।
ये रंग में भंग डालना, सियासत करना खेलों के नाम पर, ये बड़ा गलत है। तो फिर अगर भारत खुदा न खास्ता ऐसा कुछ करता है तो पाकिस्तान को तो खुल के फिर सामने आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ स्टार्ट नहीं किया ना गलत बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली निमरा मसला ये है कि आपने जो बात की ये पूरी पाकिस्तान की कौम की तर्जुमानी की आपने, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया का मसला हो या अमेरिका का मसला हो, अमेरिका का पॉलिटिक्स में हो या इंडिया का क्रिकेट में हो, तो हम एक कदम पीछे ले लेते हैं। हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी यही कहा कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, एशिया कप में और वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। फिर इंडिया से एक आवाज़ आई कि यार एशिया कप तो एशिया का इवेंट है और आईसीसी का इवेंट है जो वर्ल्ड कप है, तो वहां पे पाकिस्तान को आना पड़ेगा। एशिया का इवेंट है, हम डिसाइड करेंगे। अब आईसीसी का इवेंट है, नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वो इंश्योर करवाए कि आपका जब इवेंट था तो हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए इंडिया, अब आप ही का इवेंट है, आप होस्ट कर रहे हैं। बेसिकली वेन्यू पाकिस्तान है, द होस्ट इज आईसीसी। आईसीसी इसको सुपरवाइज करेगा। आईसीसी ने कल के इजलास में बजट अप्रूव कर लिया और आईसीसी तमाम तर बजट इसी वजह से अप्रूव करता है कि वो यहाँ पे आके सुपरविजन करेगा। गुड कंट्री है और इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बजट भी मंजूर हो गया जी, आईसीसी का बजट भी मंजूर हो चुका है। आईसीसी का जो बजट है उसके हवाले से भी ये इजलास हुआ था जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने भी शिरकत की, उनका एक मुख्तसर दौरा था, वहाँ पे बजट अप्रूव हो गया। लेकिन अभी तक ना आप देखिए कि वी आर इन अगस्त और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है ये फैब में होनी है, फैब मार्च में होनी है। अभी तक इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी खामोश हैं। इसमें मेरी इतलात के मुताबिक जब मोहसिन नकवी साहब ने जे शाह को कहा कि जे शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाइए, तो जे शाह साहब ने ना हाँ की और ना की। तो मतलब अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना जे शाह और इंडिया वाले ढूंढेंगे। हमने क्या करना है, हमने एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एज ऑफ नाउ नहीं है। एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न आई थिंक सो कि वी आर सेफ इनफ कि हम दुनिया का कोई भी इवेंट होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और ये आई दिसंबर से लेके फैब के दरमियान, तो आईसीसी को भी मौका मिल जाएगा, इंडिया को भी मौका मिल जाएगा और अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट हमारे पास से चला जाएगा। एशिया कप हमें क्यों ना मिला? एशिया कप इस वजह से नहीं मिला कि जब आईसीसी की मीटिंग होती थी निमरा, तो वहां पे एक मीटिंग में नजम सेठी साहब जाते थे और आज जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। एक महीने बाद मीटिंग होती थी, नजम सेठी की जगह जकाशफ साहब जाते थे और ठीक एक महीने बाद मीटिंग होती थी तो ना नजम सेठी साहब होते थे ना जकाशफ साहब होते थे। केयर टेकर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पीसीबी वो जाते थे। तो उन्होंने कहा यार ये नूरा कुश्ती है, इनके तो रिप्रेजेंटेटिव का हमें नहीं पता, तो उन्होंने इसी वजह से एशिया कप आपसे ले लिया। अब यहाँ पे बोर्ड में तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी है, लेकिन अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी हमें ज़रूरत है, स्पेशली अगले 6 महीने के लिए। अगर अगले 6 महीने में पॉलिटिकल चीज़ें ठीक रही तो मेरा ख्याल है कि भारत को कोई बहाना नहीं मिलेगा। अभी वो राइट नाउ हाँ इस वजह से नहीं कर रहे कि वो बहाने की तलाश में जो कि उम्मीद है कि उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक तो चले आईसीसी इजलास में ये बजट की मंजूरी हो गई, उसके अलावा कोई और पेशरफ्त हुई है? देखिए, पेशरफ्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी होनी है। जिस तरह आपने देखा होगा कि वहाब रियाज के फारिग होने के बाद और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से निकाले जाने के बाद अभी तक कोई सिलेक्शन कमेटी हमारे सामने नहीं आई। सिलेक्शन कमेटी में हमें स्याह सफ़ेद के मालिक शायद गैरी क्रिस्टन या जैसन गिलेस्पी नहीं लग रहे, बल्कि मेरा ख्याल मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक ये दोनों इस वक्त सिलेक्शन के मामला देख रहे हैं। हमने एक तो सिलेक्शन कमेटी को अपनी ठीक करना है, फिर अभी डोमेस्टिक सीजन हमारा स्टार्ट हो रहा है, उस डोमेस्टिक सीजन में किस तरह की चीजें करनी है। नकवी साहब की जो सर्जरी थी उसी का हिस्सा चल रहा है, वो मोहसिन नकवी साहब ने जो सर्जरी की बात की थी उसमें तो मोहसिन नकवी साहब ने एक और काम ये कर दिया कि एनओसी नहीं थी बहुत सारे प्लेयर्स को। शाहीन शाह अफरीदी को भी एनओसी नहीं मिली, बाबर आजम को भी नहीं मिली, रिजवान को भी नहीं मिली और नसीम शाह को भी नहीं मिली। इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अगर दुनिया की क्रिकेट को खेलने के लिए अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को एनओसी नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेट ये है कि आपको भी फिर दुनिया के प्लेयर्स ज्वाइन नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चारों के चारों प्लेयर आपके 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं। ये टेस्ट भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं और ODI भी खेलते हैं। आपने इनको एनओसी ना दे के अच्छा किया, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको एनओसी मिल चुकी है। लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने क्यों आना है? दुनिया ने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने इस वजह से आना है, एक तो आपकी विंडो क्लैश ना हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसी लीग है जो जब होती है तो उस वक्त 8 से 9 सीरीजेज स्टार्ट होती हैं, बायलैटरल सीरीजेज। इस वजह से इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप अट्रैक्ट नहीं करते। और सेकेंडली आपने पाकिस्तान सुपर लीग में पैसे को इन्वॉल्व करना है। जब आप पैसा इन्वॉल्व कर देंगे तो पूरी दुनिया आएगी। हम सिर्फ आईपीएल की मिसाल देते हैं ना कि आईपीएल में पूरी दुनिया आती है। मैं आपको बताता हूं कि दुबई में एक लीग होती है, इंटरनेशनल T20 लीग, ILT जिसको कहते हैं।
उसमें पूरी दुनिया के बड़े स्टार्स आते हैं, इवन इंडिया से भी बड़े स्टार आते हैं। और उस लीग की खूबसूरती ये है कि उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं और कुछ ना कुछ रिटायर्ड इंडियन प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं। लेकिन इंडिया ने, आप देखिए वो कितने तगड़े हैं, उनका जो बनिए का दिमाग है वो वहाँ पे भी चला कि उन्होंने ILT के लिए भी अपने प्लेयर्स को इजाज़त नहीं दी। सो इंडियन प्लेयर्स तो कहीं भी नहीं खेलते दुनिया में, लेकिन दुनिया सारी आके इंडिया में क्यों खेलती है? पैसा। आपने अपने ब्रांड को स्ट्रांग करना है, आपने मनी को इन्वॉल्व करना है, तो आपका PSL भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये रीजंस हमें फैन क्लब की तरफ से वैसे ही मिलती हैं कि नसीम नहीं जाएंगे, बाबर नहीं जाएंगे, शाहीन नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया नहीं आएगी। दुनिया आएगी भाई, पैसा दिखाएं और तमाशा देखें। बाकी जहां तक नसीम, शाहीन, बाबर और रिजवान की बात है, इन्होंने पिछले 2-3 साल में अपनी क्रिकेट लीग्स खेल के तबाह की। जब तक ये लीग्स नहीं खेलते थे आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी थी। 21-22 के बाद इन्होंने लीग्स खेलना स्टार्ट कर दी और लीग्स की भरमार थी, वहां पे जाके ये एक्सपोज होना स्टार्ट हुए। और अल्टीमेटली आप देखिए कि 2024 का वर्ल्ड कप उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि छोटी छोटी टीमें भी आपको हरा के चली गई। सही हो गया। अच्छा, वुमेन्स क्रिकेट टीम के हवाले से या जो वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से अच्छी खबरें तो नहीं आ रही। जिस दिन मैंने और आपने बात की थी उस दिन हम इंडिया से हार गए। इसके अलावा भी मुझे नहीं लगता कि वुमेन क्रिकेट टीम में एज ऑफ नाउ आपको कोई अच्छी खबरें मिलेंगी, क्योंकि निम्रा जब आप ऑल ऑफ द सडन कोई चेंजेस करते हैं, जिस तरह मोहम्मद वसीम को आप लेके आए, जुनैद खान वहाँ पे मौजूद थे ऑलरेडी, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन वुमेन क्रिकेट टीम में हमारी मेन टीम से ज़्यादा सियासत है। अच्छा। वहाँ की जो सियासत है हालांकि मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वहाँ पे थोड़ी कम हो शायद। नहीं, वहाँ पे लड़ाई भी होती है। लड़ाई बहुत वहाँ पे तो लड़ाई, वहाँ पे लड़ाई मार पिटाई वाली लड़ाई होती है। अच्छा, बातों वाली लड़ाई नहीं होती। पिछले दिनों भी मैंने एक खबर रिपोर्ट की थी, लाहौर के एक क्लब में एक साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जिनकी लड़ाई हुई, और वहाँ की जो सियासत है उसको बेसिकली लीड करती हैं आपकी चेयरपर्सन है जो वुमेन क्रिकेट की, तानिया मलिक। जब आपकी चेयरपर्सन जिनके ऊपर किसी की नजर नहीं जाएगी वो सियासत को लीड करेगी तो टीम के रिजल्ट ऐसे ही होंगे। और मैं आपको बताऊं कि वुमेन क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसमें सबकी रोटियां लगी हुई हैं। आपको वुमेन क्रिकेट का मीडिया मैनेजर लगा दिया, आपने 10 साल उधर से हटना ही नहीं है, कोई नजर ही किसी की नहीं है वुमेन क्रिकेट के ऊपर। अभी आपने सवाल किया तो हमने 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए बात करनी है, उसके बाद आप निकल जाएंगी, आप वापस वाब रियाज पे आ जाएंगी। उनके ऊपर आई बॉल्स ही नहीं है। जो बंदा वहां पे जाता है वो 5-6 साल के लिए वहां पे रहता है, सियासत करता है, सियासत से अपनी लॉबी को स्ट्रांग करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी टीम है वो स्ट्रांग नहीं हो रही। हाँ, तो यही वजह है हम इंडिया से भी मैच आ रहे हैं। नहीं, इंडिया से मैच आ रहे, उससे पहले वेस्ट इंडीज से आ रहे, उससे पहले हम न्यूजीलैंड से आ रहे, साउथ अफ्रीका से आ रहे। ये मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है। हमारी मेंस क्रिकेट की है ना, उससे बदतर है। हाँ, उससे भी बदतर कह सकते हैं आप। बेहतरीन तो कहीं पे भी नहीं है। ए टीम भी गई हुई है। हाँ, ए टीम में हमारी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में, उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए, जहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगा मेहरान मुमताज़ की, क्योंकि हमने देखा है कि स्पिनर्स हमारे पाकिस्तान की मेन टीम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मेहरान अच्छे रन्स बना रहे हैं, फिर हुरैरा की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, हुरैरा के बल्ले से भी रन्स आ रहे हैं, साहिबजादा फरहान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बेसिकली मैं ये समझता हूँ न्यू टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन न्यू टैलेंट को उस तरह मौका नहीं दिया आपने। ये ए टूर्स हो गए, शाहीन्स के टूर्स हो गए, अंडर 19 के हो गए, 16 के हो गए, 13 के हो गए, ये तवातर से चलते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये था कि हमारा कोई पिछले 3-4 साल से फोकस ही जो मेन टीम थी वो बाबर के इर्द गिर्द घूम रहा था या रिजवान के इर्द गिर्द। तो अल्टीमेटली हमारे पास पीछे रॉ टैलेंट मौजूद था, लेकिन उसको हमने फ्लरिश नहीं किया, और जब फ्लरिश नहीं किया तो हमारे रिजल्ट्स हमारे हक में नहीं आए। अब ए टूर भी हो रहा है, अंडर 19 की टीम भी खेल रही है, अंडर 13 की टीम भी खेल रही है, तो उसकी वजह से हमें ये हुआ कि हमारा जो बैकअप है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। और ए टूर के लड़के अब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिस सिचुएशन में खेल रहे हैं, डार्विन में खेल रहे हैं, डार्विन की सिचुएशन बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है। वहाँ से खेल के जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनके माइंड जो है वो स्काई लिमिट होगा, क्योंकि वो उस कॉन्फिडेंस से खेलेंगे अपने बॉलर्स को। सो ये बड़ा एक अच्छा होता है कि आप इस तरह के टूर्स करते हैं। लेकिन मोहम्मद हुरैरा अगर वो डोमेस्टिक में भी इतना अच्छा परफॉर्म करे, वो इतना अच्छा खेले, तो उनको फिर टीम में क्यों नहीं लेके आते? देखिए, ये नाइल ही है। मैं समझता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हुरैरा को साइम अयूब से पहले डेब्यू करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हुरैरा अभी तक पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं है। ये हमारे यहाँ होता है ना कि जो टिकटॉक पे मशहूर है ना, तो वो पूरी नेशन में मशहूर होता है। तो जो टिकटॉक पे जिसका एक स्कूप मशहूर हो गया या नो लुक शॉट मशहूर होगी, उसको हम दूसरे दिन में पाकिस्तान टीम में देखते हैं। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मेरा ख्याल है कि हमें रियल जो आंख है उससे टैलेंट को मापना होगा और उसके बाद उसको टीम में लाना होगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हसन आपका, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आएंगे अभी थोड़ी देर में आते हैं और आपसे जरूर बातचीत करेंगे जी। ये हमने हमारा क्रिकेट से रिलेटेड सेगमेंट था। आई होप सो कि हमारे गेस्ट आपको बहुत पसंद आएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक टू शो। इससे पहले हमने क्रिकेट के हवाले से हमारी पूरी नेशन को पता होता है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन और जो खेल हैं हमारे शायद वो हॉकी भी अब उन्हीं खेलों में शामिल है कि जिनके हवाले से हमें कुछ ज़्यादा इल्म नहीं होता। लेकिन सबसे पहले पावर लिफ्टिंग का आपको पता है? पावर पंच का तो पता वैसे इतना नहीं पता, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं ना पावर लिफ्टिंग, इट मेक्स सेंस कि भाई वेट लिफ्टिंग रिलेटेड कोई चीज होगी, समथिंग लाइक दैट होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक हो गया। और पावर लिफ्टिंग के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा खबरें, हमारी जो 3 होनहार हम कह सकते हैं चैंपियंस हैं पाकिस्तानी, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। उन्होंने पावर लिफ्टिंग में अभी हाल ही में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई जिसमें 15 गोल्ड मेडल जीते। सीरियसली मेरे ख्याल में 5-5 वो तीनों बहनें। यस, तो वो 5-5 जो है वो गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते। इस वक्त उनके क्लिप्स भी हम आपको दिखा भी रहे हैं, बल्कि और ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है, बहुत खुशी की बात है। और इसमें जैसे आपने पहले कहा था ना कि हम क्रिकेट पे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, तो हमें अपनी ज़रा नजर करम यहाँ पे भी फरमानी चाहिए। वेरोनिका और ट्विंकल इन दोनों का नाम है, तीसरी बहन का नाम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मेरा नाम सिबल है। सिबल, ओके सिबल, ओके, आपको हाँ, ये और मैं सुन- वेरोनिका को, ट्विंकल को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले बताइएगा कि ये इतना ज़बरदस्त कारनामा, इसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत थी और क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया को मात दे के आई हैं। बेसिकली हमारी पूरे साल की ट्रेनिंग थी और हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर था उसका एनवायरनमेंट जो था वो साउथ अफ्रीका माइनस टेम्परेचर पे सेट किया गया और हम लोगों ने ट्रेनिंग की। हमारे कोच मलिक राशिद साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की, उन्होंने ट्रेनिंग करवाई और डॉक्टर अदनान जब्बार जो थे उन्होंने भी ट्रेनिंग करवाई थी। और इसके लिए काफी स्पेशल डाइट लेनी पड़ती है हमें और अपना बॉडी वेट मेंटेन करना पड़ता है और हमारे कोचेस जो है वो हमें स्पेशल डाइट प्लान बना कर देते हैं ताकि हम उसको उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेनिंग कर सकें। मॉर्निंग और इवनिंग हम दोनों टाइम ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना लंबा सफ़र था? मतलब अभी आपके गोल्ड मेडल्स तो हमें नज़र आ रहे हैं और पूरी कौम आपके ऊपर फ़ख्र कर रही है, बड़े बड़े लोग आपसे मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन कितना लंबा सफ़र था और उस सफ़र में किस किस ने आपको सपोर्ट किया और कितनी ट्रेनिंग के बाद आप ये कारनामा आपने सर अंजाम दिया? इसमें हम लोग का पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें टिकट प्रोवाइड की थी और बाकी का जो भी अकोमोडेशन वगैरह थी वो हम लोगों ने खुद हम लोग की वहाँ पर एंट्री फीस होती है, एंटी डोपिंग फीस होती है हमारी, वहाँ पर हमारी किट होती है जो उन लोगों के लोगों की हमने पहनी होती है SBD और जो अप्रूव की होती हैं, तो हम लोग को सिर्फ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने टिकट्स दी थी। अच्छा, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने टिकट दी थी और गवर्नमेंट की तरफ से क्या, मतलब स्पोर्ट्स बोर्ड के अलावा कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी थी? करना पड़ा बेसिकली CM मरियम नवाज की हदायत पे जो है फैसल मलूक होकर उनकी ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। चलें, ठीक हो गया। और यहाँ पे हाँ, अच्छा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है। वेरोनिका, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वेरोनिका एंड कंपनी, आज 2 दफ़ा ये प्रॉब्लम हुआ निमरा। पहले वो दुरानी साहब भी आए और उसके बाद नहीं, बारिश भी है, लेकिन बारिश का इंटरनेट से उस तरह ताल्लुक नहीं। मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ। जब पहली दफ़ा आप देखिए ट्विंकल आ गई या ये तीनों बहनें थी या दुरानी साहब भी थे ना, तो मैंने देखा दुरानी साहब को कॉल्स आ रही थी, तो टीवी पे देखना एकदम लोग कॉल करते हैं तो DND मूड लगाना भूल जाते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग लगाना भूल जाते हैं, वहां पे जाके प्रॉब्लम होती है, हो जाता है और वो 4G अगर आ रहा है तो वो फौरन 3G हो जाता है। Exactly. दैट इज वेयर योर कनेक्शन गेट्स लॉस्ट। लेकिन तो यही केस हुआ। अभी भी है। हमारे साथ ट्विंकल, वेरोनिका और सिबल हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बाइसे फ़ख्र है हमारे लिए वैसे कि हमारे यहाँ जो इतना टैलेंट है, किसी किस्म की कमी नहीं है और हमारी लड़कियां कैसे मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स में एक्सेल कर रही हैं, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात। बिल्कुल, देखिए आप पावर लिफ्टिंग तो मेरे ख्याल है कि इससे पहले तो पूरी कौम को पता नहीं था कि पावर लिफ्टिंग होती क्या है, और इन 3 लड़कियों ने ना सिर्फ हमें बताया, पूरी कौम को बताया। अभी वो बात करते हुए बता रही थी कि CM जो थी हमारी मरियम नवाज साहिबा,
उन्होंने भी इस हवाले से कोई बात की और उन्होंने भी उनको अप्रिशिएट किया। सो कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह की कोई गेम जीते, आप इवन मैं आपको बताऊँ ना, हमजा खान ने स्क्वॉश में पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया। Yes. और वो जो हमजा खान की एक कामयाबी थी उसको पूरे पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया। तो जब आप कामयाब होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में तो अल्टीमेटली यू विल गेट अटेंशन, और उस अटेंशन के नतीजे में निमरा आपको आई बॉल्स भी मिलती हैं और उस खेल को भी काफ़ी ज़्यादा फ़रोग मिलता है, उसको सराहा जाता है। और मज़े की बात ये है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे बाकी खेल में हमारे स्पोर्ट्समैन, चाहे वो कोई सी भी हो, कोई भी एथलीट्स हैं, वो कैसे हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट टीम जिससे सबसे ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाती। अभी हम आपको सीधा लेके चलते हैं फुटबॉल की तरफ। फुटबॉल में भी हमारे पास ऐसे शानदार नाम मौजूद है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। नॉर्वे कप के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम हैंड्स का ये प्रोजेक्ट मैदान गुज़श्ता कई सालों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मिलकर नौजवानों के लिए काम कर रहा है। मुस्लिम हैंड्स का ये प्रोजेक्ट मैदान फुटबॉल के जरिए पाकिस्तान भर के स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं वो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 18 लाख से ज़ायद स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। बच्चों को खेल के जरिए उनकी शनाख्त का हक, फिर तालीम का हक दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन स्ट्रीट चाइल्ड के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ निमरा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, स्ट्रीट चाइल्ड की का जो प्रोजेक्ट है फुटबॉल का, और पाकिस्तान में फुटबॉल मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तान के फुटबॉल की अगर बात की जाए तो फुटबॉल में तो हमारे पास उतनी ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं होती, लेकिन स्ट्रीट चाइल्ड के हवाले से बहुत अच्छी, ना सिर्फ नॉर्वे कप में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया बल्कि बहुत सारे और भी ऐसे कप्स हैं कि जिनकी वजह से हमारे जो स्ट्रीट चाइल्ड ने हमारा नाम रोशन किया, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे नॉर्वे की बात हो, और बहुत सारी जगहों पे गए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमारे पास 2 प्लेयर्स भी बल्कि मौजूद हैं, उनसे चाहेंगे कि आप लोग इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? पहले आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, आप भी और आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो आप सबकी बड़ी बड़ी मेहरबानी जो हमें मौका दिया बोलने का। मेरा नाम उबैदुल्ला खान है जी। उबैदुल्ला। और मैं पाकिस्तान अंडर 16 जो सेफ अंडर 16 गेम हुए थे उनका कैप्टन भी हूँ, और इस पिछले बार भी नॉर्वे कप गया हूँ तो रनर अप रहे हैं मैं। इंशाल्लाह इस बार भी टीम का हिस्सा हूँ, और उम्मीद है टीम से, जो हमारे टीम्स के बच्चे हैं बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हैं, मेहनत भी कर रहे हैं इंशाल्लाह के जीत। अल्लाह करे आप अच्छे रिजल्ट दें। सर आप कहाँ से हैं और आप कब से स्ट्रीट चाइल्ड के साथ एसोसिएटेड हैं? मुझे तकरीबन 2-3 माह हो रहे हैं कि मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन का हिस्सा रहा हूँ, और मैं KPK डिस्ट्रिक्ट टांग से ताल्लुक़ रखता हूँ। टांग में पठानकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। मेरा नाम मोहम्मद आर्यान है, और एज अ गोलकीपर मैं टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ। टीम में 2-3 महीने कैंप रहा है और टफ टाइम दिया है। इंशाल्लाह इस मरतबा हम जीत कर आएंगे। अच्छा उबैद, ये बताइएगा कि अब आप कहाँ खेलने जा रहे हैं और इस दफ़ा आप क्या टाइटल जीत के आएंगे? क्योंकि स्ट्रीट चाइल्ड के हवाले से हमने देखा है कि स्ट्रीट चाइल्ड नॉर्वे में भी रनर अप रहे, उससे पहले अगर मेरे ख्याल कतर में आपने खेला था तो वहाँ पे भी आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, टॉप पे रहे थे। तो इस दफ़ा क्या गोल्स हैं आपके? इंशाल्लाह इस बार नॉर्वे जा रहे हैं तो हमारी टीम पिछली बार रनर अप रही है। इंशाल्लाह उन टीमों पे भी प्रेशर रहेगा कि ये फाइनल खेल चुकी है पिछली साल, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। लड़के भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले हैं इस बार पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत के आएंगे। तो मतलब इस दफ़ा आप फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह। सर आप क्या समझते हैं, फाइनल इस दफ़ा पाकिस्तान की टीम अपने नाम करेगी? इंशाल्लाह इस मरतबा ज़रूर स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हमारी टीम है ये ज़रूर भी जीतेगी, क्योंकि इस मरतबा जो बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं पूरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे, उनके में अंदर टैलेंट है और अच्छे प्लेयर्स हैं, और उन्होंने अभी सर जी ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत टफ टाइम दिया है। इंशाल्लाह इस मरतबा हम जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह जी। और हम आपको गुड लक भी कहते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, मुस्लिम हैंड्स का बहुत शुक्रिया कि जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, और मुस्लिम हैंड्स स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल को पूरे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी रिप्रेजेंट कर रही है, फ़रोग दे रही है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। यार आपसे बहुत ज़्यादा गपशप लगाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से आप दोनों लेट हो गए थे, उसके लिए माजरत। लेकिन ये तो हमारी प्रोडक्शन टीम की कामयाबी है कि फिर भी हमने आपको यहाँ पे बैठा लिया। बहुत शुक्रिया लेकिन आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।